हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBAR साइंस एकेडमी। तो आप लोगों को पता है हम लोग क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें मतलब आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। और एक तरह से आइसोमेरिज्म का बोले तो ये लेक्चर नंबर 10 है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोले तो जहां से हम लोग ऑप्टिकल शुरू किए हैं उसका आज थर्ड लेक्चर है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो आज हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं ऑप्टिकल में कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, और डीएल कॉन्फ़िगरेशन को ही रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी टर्म दिया जाता है। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, किसी कंपाउंड का डी वो उसका डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहला डी और एल इज अप्लाइड फॉर एमिनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। मेनली हम लोग डी और एल कॉन्फ़िगरेशन जो बताते हैं वो एमिनो एसिड में या कार्बोहाइड्रेट में बताते हैं हम लोग, और हम लोग तो उसी को समझते हैं कैसे बताते हैं, क्या करते हैं। इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद आप लोग को डी या एल कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एमिनो एसिड का या कार्बोहाइड्रेट का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो देखिए द बेसिक यूनिट ऑफ डी एल कॉन्फ़िगरेशन इज ग्लिसरल्डिहाइड। मतलब क्या है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड है। इसको हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए ग्लिसरल्डिहाइड का तो देखिए इस टाइप से क्या है, ये कायरल कार्बन है जो यहाँ पे कहा है, यहाँ बना दिए हैं इसको। क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो ये बन गया, ये क्या OH है यहाँ बना है, इसी कार्बन से जुड़ा है, H भी इस कार्बन से जुड़ा है यहाँ है, और ये पूरा C2OH जुड़ा हुआ है जो यहाँ पे है। समझ गए? तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब रूल किसी कोई कंपाउंड को कि उसका डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का अगर आपको कोई कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कंपाउंड है वो डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, तो आपको ये बताने के लिए डी कॉन्फ़िगरेशन या एल कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। उस रूल्स को पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रूल अप्लाई करेंगे, तब हम उसका बता सकते हैं एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन की डी है और एल है। तो देखा जाए तो सबसे पहला चीज आपको मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन। क्या है, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा वो कहाँ होना चाहिए, आपका टॉप पे होना चाहिए वर्टिकल लाइन में। इफ नॉट प्रेजेंट देन ब्रिंग इट एट टॉप बाय इवन एक्सचेंजेस और बाय रोटेशन विथ 180 डिग्री। अगर टॉप वर्टिकल लाइन पे अगर नहीं है, ये था, तो अगर यहाँ पे नहीं है टॉप पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, तो आपको या तो इवन एक्सचेंज करके लाना पड़ेगा यहाँ, या 180 डिग्री से रोटेट करके लाना पड़ेगा वहां। ठीक है, सभी का एग्जांपल देंगे, क्लियर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप किसको बोलते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कहने का मतलब क्या है कि देखिए अगर आप एल्किन लेते हैं और इसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल। फिर अल्कोहल में ऑक्सीडेशन अगर कराएंगे तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। और कीटोन। और अगर इसको फिर से एल्डिहाइड और कीटोन जो रहेगा उसको ऑक्सीडाइज कराइएगा तो क्या बनता है, एसिड। ठीक है, तो देखिए इसका उल्टा भी होता है, एसिड को रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन करा देंगे इसमें, तो एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। इसको अगर रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करा दीजिएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहल को रिड्यूस कीजिएगा तो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अगर कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एसिड कहलाएगा।
ठीक है। एसिड एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन है और उसी के साथ एसिड है तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एसिड कहलाएगा। वहीं अल्कोहल और एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड और कीटोन मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कहलाएगा। और कहीं एल्कीन है और अल्कोहल तो है तो अल्कोहल कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या बताया एक बार फिर से समझिए कि एल्कीन को आप इसमें ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। या तो फिर क्या, अगर 1 डिग्री रहेगा तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री रहेगा तो कीटोन बनता है, अल्कोहल। ठीक है। फिर इसमें ऑक्सीडेशन अगर करा देंगे एल्डिहाइड या कीटोन में तो कार्बोजाइलिक एसिड बनेगा। यही बताएं, कार्बोजाइलिक एसिड। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कार्बोजाइलिक एसिड होता है। वो अगर नहीं प्रेजेंट है तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन होगा। वो भी नहीं प्रेजेंट है तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप अल्कोहल कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। इस बात को याद रखिएगा, एल्कीन में ऑक्सीडेशन कराइएगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराइएगा, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कार्बोजाइलिक एसिड बनता है। सारा कुछ हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे सीखेंगे। तो अब देखिए, वो उसको अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, उसको इरेज कर रहे हैं। तो मैक्सिमम कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन इन फिशर प्रोजेक्शन। जो फिशर प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं उसमें जो ये वर्टिकल लाइन होगा वो ज्यादा कार्बन आपका ये वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन में जो मैक्सिमम कार्बन आएगा उस कंपाउंड का वो कहाँ होना चाहिए, कार्बन वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, साइड में नहीं डाल देना है। ठीक है। अगर नहीं है तो आपको वर्टिकल लाइन पे कार्बन को लाना पड़ेगा, मैक्सिमम कार्बन को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ OH इन कार्बोहाइड्रेट एंड NH2 इन एमिनो एसिड ऑन लास्ट कायरल कार्बन डिसाइड द DL नेमिंग। जो DL नेमिंग डिसाइड किया जाता है वो आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का लास्ट कायरल कार्बन का देखना पड़ेगा कि OH या NH2 किस साइड है। अगर OH तो अगर OH और लास्ट कायरल कार्बन पे OH और NH2 OH अगर देखिए कार्बोहाइड्रेट है तो OH रहेगा, एमिनो एसिड है तो NH2 रहेगा। तो आपको देखना है अगर कार्बोहाइड्रेट है तो लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH है वो किस साइड है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। उसके बेसिस पे हम लोग अगर राइट साइड रहता है तो D फॉर्म और लेफ्ट साइड रहता है तो L फॉर्म बोलते हैं या L कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। वही NH2 रहेगा तो NH2 भी अगर लेफ्ट साइड रहेगा तो L फॉर्म या L कॉन्फ़िगरेशन और राइट साइड रहेगा तो D कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ OH ग्रुप या NH2 ग्रुप क्या बोले, एट लास्ट कायरल सेंटर पे आपको देखना है और लास्ट कायरल सेंटर पे देखिएगा तो क्या होगा, अगर जो OH या NH2 रहेगा राइट हैंड साइड रहेगा तो उसको D फॉर्म बोलेंगे। और अगर वहीं पे L जो NH2 या OH लास्ट कायरल कार्बन पे जो रहेगा वो अगर लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो आप क्या बोलिएगा, L फॉर्म बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आप यहाँ पे समझिए, देखिए इस मॉलिक्यूल को, एक तो ये कायरल कार्बन है, ठीक है, मैक्सिमम कार्बन भी मेरा वर्टिकल लाइन पे है, 1 2 3, ये भी वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम कार्बन मेरा आ गया। अब आपको क्या देखना है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप एल्डिहाइड है यहाँ, जो ठीक है टॉप पे है, वर्टिकल लाइन में कहाँ है, टॉप पे। तो आपको देखिए जो लास्ट कायरल कार्बन, तो यहाँ एक ही कायरल कार्बन है और वो OH को आप देखिए किस साइड है, ये है आपका राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, ये D फॉर्म होगा, D कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। समझ गए। यहीं पे यहाँ पे भी देखिए 1 2, ये कायरल कार्बन है, 1 2 3, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल पे है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कहाँ है, टॉप पे है, और जो OH ग्रुप है लास्ट कायरल कार्बन पे, या एक ही कायरल कार्बन है तो यहाँ एक ही को देखेंगे, तो किधर है आपका, लेफ्ट साइड, इसलिए ये L कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे देखेंगे
तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप यहाँ कार्बोजाइलिक एसिड है, जो टॉप पे है। कायरल कार्बन आपका ये है और मैक्सिमम कार्बन भी मेरा वर्टिकल लाइन पे है। तो ये भी क्या, अब NH2 ये अमीनो एसिड है, तो NH2 किधर है, राइट हैंड साइड है, तो ये डी फॉर्म। यहाँ पे भी देखिए मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जो है वो कार्बोजाइलिक एसिड को बोलेंगे, वो कहाँ टॉप पे है, वर्टिकल लाइन का टॉप पे है, तो यहाँ भी ज्यादा नहीं सोचना है, कायरल कार्बन है। मैक्सिमम कार्बन भी मेरा देखिए वर्टिकल लाइन पे 1 2 यहाँ 3 4 जो भी रहेगा वर्टिकल लाइन पे। और NH2 देखिए कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन पे जो NH2 है वो किधर है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए L कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है, इसको बताएं हम, क्या बताया, सारा कुछ लिख के दिखाएं, वहां से देखिए और इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि लिखा हुआ क्लियर देखे। तो इसको हम लोग क्या देखें, ये किस साइड है, ये कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन, या यहाँ सिंगल कायरल कार्बन है तो लास्ट बोलना से बोलिए या नहीं बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किधर है, राइट हैंड साइड, ये किधर है, राइट हैंड साइड, इसलिए इसको डीग्लिसरल एल्डिहाइड बोलेंगे। यहाँ पे जो कायरल कार्बन है और टॉप पे क्या, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है एल्डिहाइड वो टॉप पे है भी, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन भी वर्टिकल लाइन पे आपका है। तो यहाँ पे देखिए OH किधर है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको एल ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो इस पूरे कंपाउंड में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड। अब इसका जो कायरल कार्बन है वो ये है, और लास्ट एक ही सिंगल कायरल कार्बन है, और सिंगल कायरल कार्बन है तो लास्ट कायरल कार्बन वही हुआ। और इसमें जो NH2 है वो किधर है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, इसलिए इसको क्या डी एमिनो एसिड बोलेंगे। दो बार बता रहे हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और क्या, यहाँ भी इस कंपाउंड में भी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ये कार्बोजाइलिक एसिड है, कायरल कार्बन आपका ये है, और इस कायरल कार्बन से जो NH2 लगा है वो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल एमिनो एसिड बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब यहाँ पे बताइए, देखिए ये पूरे कंपाउंड के देखिए, इसमें क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप ये हुआ, ये आपका एक कायरल कार्बन, ये आपका सेकेंड कायरल कार्बन, और यहाँ पे जब देखेंगे तो मैक्सिमम कार्बन भी मेरा सीधे वर्टिकल लाइन में ही है, 1 1, यहाँ दूसरा कार्बन है, यहाँ तीसरा कार्बन है, और यहाँ चौथा कार्बन है, मतलब फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन है, मतलब सारा कार्बन मेरा वर्टिकल लाइन पे है। अब आपको लास्ट कायरल कार्बन ये है, अब तो इसका OH देखना है किस साइड है। तो लास्ट कायरल कार्बन पे जो OH है, क्योंकि यहाँ 2 कायरल कार्बन है तो आपको लास्ट कायरल कार्बन का OH को सिर्फ देखना है। तो लास्ट कायरल कार्बन का OH देखिएगा आप, तो किधर है, राइट हैंड साइड है, किधर है, राइट हैंड साइड, इसलिए ये क्या डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप पे है वर्टिकल लाइन पे, यहाँ भी 2 कायरल कार्बन है, और लास्ट कायरल कार्बन जो है आपका वो उस पे जो OH लगा है वो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम लोग क्या एल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जब देखिएगा तो फाइंड आउट DL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फाइंड आउट DL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड दिया गया है इसका D और L कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना है। तो अब यहाँ देखिए क्या बताए थे कि अगर मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए कार्बन, एक 1 कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन, तो ये वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो आपको वर्टिकल लाइन पे लाना पड़ेगा। और वर्टिकल लाइन पे लाने के लिए आपको एक बार नहीं रोटेट करना है, इवन नंबर में एक्सचेंज करना है, ऑड नंबर नहीं करना है, तो 2 बार एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो एक बार एक्सचेंज करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और OH कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और फिर OH को हम एक्सचेंज करके कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। समझ गए। तो जब इसको एक्सचेंज कीजिएगा तो ये एक्सचेंज करने बाद ये बनेगा, ठीक है। एक्सचेंज करने बाद क्या है, कुछ ये बन जाएगा। और ये अगर एक्सचेंज करने के बाद बन गया इवन एक्सचेंज,
क्या किए, इवन एक्सचेंज किए। तो इवन नंबर एक्सचेंज किया। तो अब देखिए आ गया मेरा टॉप पे, क्या टॉप पे मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है, ये कायरल कार्बन है, और मैक्सिमम जो मेरा कार्बन है वो वर्टिकल लाइन पे भी आ गया, आप इसमें नहीं था। तो इसमें क्या OH जो है किधर है, लेफ्ट हैंड साइड आया मेरा, मतलब ये क्या एल कन्फिग्रेशन इसका हुआ, क्या हो जाएगा इसका एल कन्फिग्रेशन हो जाएगा, एल फॉर्म। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट डीएल कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेके आए हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, सभी कार्बन वर्टिकल लाइन पे है, लेकिन जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन में टॉप पे नहीं है। और इसको हम देख रहे हैं, अगर रोटेट कर दें 180 डिग्री से, क्या बोले थे, इवन एक्सचेंज करना है या रोटेट करना है आपको 180 डिग्री से, और मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को कहां लाना है, टॉप पे लाना है, वर्टिकल लाइन का टॉप पे। तो इसको अगर रोटेट कर देंगे 180 से, तो ये देखिए टॉप पे आ गया। आप जैसे रोटेट किए इसको, तो आपको क्या देखने मिलेगा, 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद, 180 डिग्री से अगर आप रोटेट कर दिए, तो ये क्या ऐसा कुछ देखने मिलेगा। थोड़ा अरेंज करके बनाए, अब इसी को थोड़ा ढंग से बना देते हैं। तो देखिए ये ग्रुप यहाँ आ गया है, ये ग्रुप यहाँ है। अब क्या मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप पे, वर्टिकल लाइन का टॉप पे आ गया। ये आपका कायरल कार्बन है, ये भी आपका कायरल कार्बन है। तो लास्ट जो कायरल कार्बन है उसका OH किधर आ गया, वो आ गया आपका राइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। किधर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको क्या एल कन्फिग्रेशन इसका भी होगा, क्या होगा, एल कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, या सिंपल समझते हैं। अब कायरल मॉलिक्यूल किसको बोला जाता है, तो कायरल मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि कायरल कार्बन उसके पास है तो वो कायरल मॉलिक्यूल रहेगा। कायरल मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है कि नन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनना चाहिए। नन सुपर इम्पोजेबल मिरर बोलने का मतलब, ये हाथ आपको दिख रहा है, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, और ऐसे लाएंगे तो थंब के पीछे थंब नहीं आ रहा है, अलग जगह आ रहा है। तो ऐसा हम क्या नन सुपर इम्पोजेबल इमेज बोलते हैं। अगर थंब के पीछे थंब आ जाए, मिडल फिंगर के पीछे मिडल फिंगर, साइड फिंगर सब एक दूसरे के पीछे है, तब सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। ठीक है, तो आगे इसी को समझने का कोशिश करेंगे। तो एनी कंपाउंड ऑफ विच मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट, तो कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, अगर उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा तो उसको हम लोग मिरर इमेज मतलब उसको कायरल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। कायरल मॉलिक्यूल फिर से सुनिए, कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, अगर कोई कंपाउंड है और उसका अगर मिरर इमेज जो बन रहा है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई मॉलिक्यूल है, अब इसमें देखिए ये कायरल कार्बन है और चारों एटम इसका अलग है, इसका मिरर इमेज बनाइए आप। तो इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, प्लेन मिरर में कोई इमेज बनता है तो जो H नजदीक है वो है, OH नजदीक था नजदीक है, ये दूर था OH तो दूर में बनेगा, और ये जहां था वहीं बनेगा। तो ये बन गया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस पूरे मॉलिक्यूल को आप यहां से उठाइए और इसका ऊपर रख दीजिए। एग्जैक्ट जो मॉलिक्यूल जिसके पीछे था वो उसके पीछे नहीं आएगा। OH देखिए यहां आना चाहिए, यहां आ जाएगा। C2H5 यहां आ जाएगा और CH3 यहां सिर्फ आएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बोलेंगे। कब क्या करना है, इसको सीधे उठा के यहां रखना है, और जो मॉलिक्यूल एटम या जो ग्रुप जिस था जहां पे उसका जस्ट पीछे आ जाता है दोनों इमेज में, तो उसको हम लोग सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। अगर वैसा नहीं होता है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। इस मॉलिक्यूल को उठाइए और सीधे इसके ऊपर रखिए। अगर OH का ऊपर OH आ जाए, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाए, मिथाइल के ऊपर मिथाइल आ जाए और इथाइल के ऊपर इथाइल आ जाए, तब बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल है।
तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज इसी को हम लोग बोलते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ कंपाउंड रोटेट्स पीपीएल, मतलब क्या होगा, ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा। और जब हम लोग ऑप्टिकल शुरू किए थे तभी समझे थे कि जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो आगे देखते हैं, आप देखिएगा एनसीईआरटी में तो ये डायग्राम है, देखिए ही जो अभी बताया, इस हाथ का फिगर को उठा के इसके ऊपर रखिए, देखिए थंब के ऊपर थंब नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल। यहाँ पैर का भी रखिए यहाँ उठा के, तो देखिए ये थंब यहाँ इधर किधर आ जाएगा, तो डायरेक्ट सुपर इम्पोज नहीं होगा, जो फिंगर जहां है उसके पीछे वो फिंगर नहीं आएगा, तो इस इमेज को क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या, इसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि ये क्या है। और यहाँ पे इसको अगर देखें हम लोग, तो यहाँ क्या हो रहा है, इस ग्लास का डायग्राम को इसके ऊपर रखिए, एग्जैक्ट एक दूसरे को कवर लेकर लेगा, इसको रखिए इस पे एग्जैक्ट कवर कर लेगा। तो हम लोग इस दोनों में अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ क्या ये कायरल ऑब्जेक्ट कहलाएगा क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसका जो इमेज बना वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बना, इसका भी जो इमेज बना वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बना, तो इसको कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कायरल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, मिरर इमेज उसका। कायरल ऑब्जेक्ट उसी को बोलेंगे जिसका मिरर में नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बने। अगर सुपर इम्पोजेबल इमेज बन रहा है, इसका देखिए सुपर इम्पोजेबल इमेज बन रहा है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो नॉन कायरल ऑब्जेक्ट इसको बोला जाता है। किसको नॉन कायरल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जिसका मिरर इमेज क्या हो, सुपर इम्पोजेबल हो, जिसका मिरर इमेज क्या हो, सुपर इम्पोजेबल हो, वो क्या कहलाएगा, नॉन कायरल ऑब्जेक्ट। और जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो उसको कायरल ऑब्जेक्ट। फिर से ध्यान से सुनिए, जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा उसको कायरल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा उसको नॉन कायरल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो अब कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, the presence or absence of chiral carbon not a necessary condition for optical activity। अगर कायरल कार्बन किसी मॉलिक्यूल में है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल को हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। हमको क्या देखना पड़ेगा, उसमें उसका इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, वो भी देखना पड़ेगा। अगला, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब कायरल कार्बन नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज दैट मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, उसमें कार्बन जो प्रेजेंट है वो कायरल हो तो भी जरूरी नहीं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाँ, मॉलिक्यूल अगर कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल होने का कंडीशन बताए, क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज उसका बनना चाहिए। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मतलब उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। तो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट, देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता है, पहला क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आज का लेक्चर में हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाके हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री को स्टडी करेंगे। तो अब देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एन इमेजिनरी परपेंडिकुलर प्लेन टू द मॉलिक्यूल which divided the molecule into two equal half and both are mirror image of each other is called plane of symmetry। क्या है कि अगर कोई, मान लिया देखिए ये कोई मॉलिक्यूल है और इसको आप यहां से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल नहीं, लेकिन यही देखिए यहां से अगर डिवाइड कर देते हैं इस मॉलिक्यूल को
तो देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल यहाँ से डिवाइड हो गया, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। आप ए लिखा हुआ मत देखिए अल्फाबेट का। तो ये अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कार्बन, तो यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ जो कार्बन है दोनों में आधा आधा डिवाइड हो गया, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ से मॉलिक्यूल को काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में बट जा रहा है, तो इसको पास इसका क्या बोलेंगे, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसा एक प्लेन प्रेजेंट है जहां से आप काट रहे हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जा रहा है, मतलब इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जिस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये इसके पास यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ वाला जो कार्बन है वो दोनों में डिवाइड किया, तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास प्रेजेंट है। मतलब प्रेजेंट है तो ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट और 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट, क्या 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो या एक कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, क्या देखिए इसको एक कार्बन, इससे जैसे हम लोग 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच करते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप जैसे अटैच कर देंगे, मान लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 डिफरेंट ग्रुप जैसे अटैच किए हैं, ये ऑटोमेटिकली कायरल कार्बन बन जाता है। तो अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो अगर एक किसी कार्बन में, या फिर उसके पास एक ही सिंगल कायरल कार्बन हो, तो क्या होगा, उसके पास नो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल, क्या नो प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल, और वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे यहां समझने की कोशिश कीजिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, यहाँ क्या है, मान लिया यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ है हाइड्रोजन, और यहाँ है हाइड्रोजन, और यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो यहाँ से जैसे आप इसको काटने का कोशिश करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, तो इसके पास क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसके पास क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, ठीक है। क्यों, तीनों जो ग्रुप अटैच है, क्योंकि इसके पास देखिए कायरल कार्बन ही एब्सेंट नहीं है, कायरल कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, क्योंकि जो कार्बन है उसमें सभी बॉन्ड पे सेम ग्रुप अटैच है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहीं पे अगर बात करें हम लोग, यहीं पे अगर बात करने का कोशिश करें तो देखिए इसको हटाइए, अच्छा, तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर क्या करते हैं, इस कार्बन को बनाए, अब यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये 3rd हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या मान लिया अटैच कर दिए हम लोग क्लोरीन। अब इसको अगर देखिए, इसको भी जब आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने की कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा, यहां से काटिएगा तो क्या होगा, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर गया, मतलब इसके पास भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब इसको देखिए, यहां पे अगर बात करेंगे नेक्स्ट, तो अगर नेक्स्ट बात कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, एक और ग्रुप यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन लगा दिए। अब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, तो यहाँ पे भी देखिए जब इसको कट करेंगे तो आधा क्लोरीन इधर, आधा क्लोरीन इधर, आधा फ्लोरीन इधर, आधा फ्लोरीन इधर, मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली क्या है इनएक्टिव है, ठीक है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये क्योंकि इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब देखिए क्या करना है, एक और एटम को आप एक्सचेंज कीजिए,
तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, एक क्या है इसके पास, क्लोरीन, एक हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है और एक क्या, ब्रोमीन। अब किसी भी शर्त पे ये किधर से भी आप इधर से काट रहे हैं तो भी नहीं डिवाइड कर रहा है, इधर से काट रहे हैं तो भी इधर ब्रोमीन आ जा रहा है, इधर हाइड्रोजन, मतलब इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों, इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। समझ में आया होगा। इसको लिखिएगा क्लियर, ये चारों मॉलिक्यूल को लिखिएगा जैसे जैसे बनाया मैंने, आप लोग भी बनाइए कॉपी में और रिवाइज कीजिए, तो देखिए समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो अभी बनाए वही है, इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। समझ गए, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं है, तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कायरल कार्बन हुआ आपका, और चारों ग्रुप जो अटैच है वो डिफरेंट है, डिफरेंट है तो ये कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन हो गए तो वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहां देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहां से काटिए इसको, तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया आपको। प्लेन ऑफ सिमेट्री दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर गया, तो ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो आपका क्या मिल गया, तो ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है। यहां से जब डिवाइड किए ये दो इक्वल पार्ट में, देखिए इधर जैसा है वही क्या है, इधर भी है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया इस प्लेन से, तो इसके पास क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए ये क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे देखिए ये मॉलिक्यूल का अगर आप यहाँ से काटिएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, इसलिए क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला इसलिए ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन दिखा दिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहां भी देखिए, यहां से अगर कट कीजिएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट कहां से, अभी बताएं, देखें यहां से, तो यहां से क्या, ये प्लेन यहां से कट करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ में कट रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको अटपटा सा लग रहा होगा, इसका हम दूसरा इमेज दिखाते हैं आपको। देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्या क्लोरीन, और ये क्या ब्रोमीन, और मतलब ये हाइड्रोजन। तो यहां से देखिए, यहां से अगर कट कीजिएगा, यहां से कट करेंगे किधर, नीचे की तरफ, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है,
ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे तो इक्वल कट रहा है, इधर एक कार्बन जाएगा, यहाँ देखिए उधर एक कार्बन जा रहा है, इधर ये आधा जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, ये सारा मॉलिक्यूल आधा आधा डिवाइड कर रहा है, तो इसके पास भी क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन सा प्लेन है, यही प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव। इसी के साथ आज का लेक्चर को एंड कर रहे हैं, और आप लोग को बार बार बोल रहे हैं शुरू से यूपीएससी से कम शुरू कीजिए, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चलूंगा आप भी आगे बढ़ते जाइए, देखिएगा ऑर्गेनिक में एक अच्छा कमांड आपके पास आ जाएगा, आप किसी भी एग्जाम से नहीं डरेंगे। थैंक यू।